प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि 21वीं सदी की तकनीक को साथ लेकर शिक्षा पर ध्यान देना होगा। प्रभावी रहने के लिए भारत को तेजी से होगा बदलना। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर गतिविधियों की अनुमति देने संबंधी दिशा निर्देश आज से लागू। जिम खोले जा सकेंगे। शिक्षण संस्थानों के खोलने पर अभी रोक रहेगी जारी। PGIMS रोहतक का दावा, कोरोना संक्रमण के इलाज में हेपेटाइटिस बी की दवा हो सकती है कारगर। शोध के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से कोरोना मरीजों पर प्रयोग की मांगी अनुमति। और हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन से पूर्व महिला कर्मचारियों को दिया तोहफा। ऑनलाइन ट्रांसफर में चुन सकेंगे अपना मन जहां स्टेशन। नमस्कार, मैं पल्लवी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम को दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथॉन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश ने हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू करने का काम किया है। इसे छात्रों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। शिक्षा नीति उन्हें आगे बढ़ने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की तकनीक को साथ लेकर शिक्षा पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। भारत को प्रभावी बने रहने के लिए तेजी से बदलना होगा। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था में इंटेंट और कंटेंट दोनों को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास किया है। जरूरत के समय जब भी देश ने अपने युवा इनोवेटर्स की तरफ देखा है, हमारे युवाओं ने कभी भी किसी को निराश नहीं किया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के माध्यम से भी बीते सालों में अद्भुत इनोवेशंस देश को मिले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस हैकाथॉन के बाद भी आप सभी युवा साथी देश की जरूरतों को समझते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए नए सॉल्यूशंस पर काम करते रहेंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज ऑनलाइन हैकाथॉन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के चौथे संस्करण के ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ने देश के लाखों विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर प्रदान किया है। हम तत्पर हैं, हमें ताकत है, हमें क्षमता है, हमें विजन है, हमें मुखरता है, हमें शिखरता है और कम समय में हम आपको कुछ भी करके दे सकते हैं। ये हैकाथॉन का जो विजन है, उस हैकाथॉन के विजन ने न केवल लाखों छात्र छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को ही पैदा किया है, बल्कि उनकी प्रतिभा को निखारने का एक ऐसा अवसर दिया है जब वो एक योद्धा की तरह खड़े होकर आत्मविश्वास के साथ किसी भी क्षेत्र में आगे जाने के लिए अपने सभी रास्तों को तय कर सकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति नए सुधारों, नए परिवर्तन, नए विचारों और नए अनुसंधान पर आधारित है, जो भारत को दुनिया के शिखर तक पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगी। विचारों के साथ, नए परिवर्तन के साथ, नए विचारों के साथ, नए अनुसंधान के साथ एक ऐसी नई भूमिका की आधारशिला रखेगी जो मेरे भारत को विश्व के शिखर पर पहुंचाएगी। हम संस्कार युक्त तो मूल्यपरक शिक्षा की आधारशिला पर खड़े होकर के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूरी विश्व की स्पर्धा पर आएंगे और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज पूरे देश में ईद उल अजहा पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईद उल अजहा की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी और उनसे कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सभी नियमों और दिशा निर्देशों के पालन करने की अपील की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को ईद उल अजहा पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व पवित्र आस्था, त्याग, ईश्वरीय कृपा और करुणा का पर्व है। ये अडिग और निस्वार्थ विश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी। उन्हें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ये उम्मीद जताई कि ये त्योहार शांति और सहिष्णुता की भावना के साथ साथ आपसी रिश्तों को और बढ़ावा देगा। कोविड-19 महामारी के अत्यधिक प्रभाव वाले कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर कुछ और गतिविधियों की अनुमति देने संबंधी नए दिशा निर्देश आज से लागू हो रहे हैं। गृह मंत्रालय ने इस बारे में नए निर्देश बुधवार को जारी किए थे, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी व संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ
व्यापक परामर्श से तैयार किए गए हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत रात में बाहर निकलने पर लगी पाबंदी हटा दी गई है। इस महीने की 5 तारीख से जिम और योग संस्थानों को खोलने की इजाजत भी दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को अभी 31 अगस्त तक बंद रखा गया है। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत भी दी गई है। मेट्रो रेल, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और बार को खोलने की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में होने वाली गतिविधियों की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी की जाएगी। महामारी को ध्यान में रखते हुए लगाई गई पाबंदियों पर कड़ाई से अमल किया जाएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक ही राज्य के भीतर लोगों या सामान के आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। PGIMS रोहतक के अनुसार कोरोना संक्रमण के इलाज में हेपेटाइटिस बी यानी काला पीलिया की दवा कारगर साबित हो सकती है। इस बारे में PGIMS रोहतक ने 5 माह तक काला पीलिया की दवा लेने वाले 1,500 मरीजों पर शोध किया है। इन मरीजों में अब तक कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं हुआ है। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस सेंट्रल प्रोग्राम के मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर में ये शोध हुआ। अब इन्हीं दवाओं का ट्रायल कोरोना संक्रमण के मरीजों पर करने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति मांगी गई है। PGIMS रोहतक के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के इंचार्ज व वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा का कहना है कि 5 माह तक हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज कराने वालों में 1,500 मरीजों की पहचान कर मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक उनकी हेल्थ मॉनिटरिंग की गई। रिसर्च में शामिल मरीजों में कोविड-19 का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। उनका कहना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बड़े स्तर पर ट्रायल करे तो सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस की बनावट एक जैसी है और ये दोनों ही RNA वायरस हैं। पूरे देश में ये दवा पहले से ही उपलब्ध है और इसका खर्च भी ज्यादा नहीं है। क्या इनमें कोरोना का लक्षण आता है कि नहीं आता? अब हम 4 महीनों के विश्लेषण पे जो 1500 प्लस मरीजों में किया गया है, आज तक एक भी मरीज ऐसा नहीं मिला कि जिसके अंदर कोरोना संबंधित कोई भी संक्रमण के लक्षण आए हों या उसको उसका इलाज करवाना पड़ा हो। तो ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है जो ये बताता है कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है अगर विदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में 10 लाख से अधिक कोविड मरीजों के स्वस्थ होने को एक बड़ी उपलब्धि कहा है। नई दिल्ली में कल कोविड पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 19वीं बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में स्वस्थ होने की दर 64.54% है। संक्रमित लोगों की संख्या सिर्फ 33.27% है। उन्होंने कहा कि भारत में संक्रमण से मृत्यु दर 2.18% रही है। भारत दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में शामिल है। महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और पत्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आज 100वीं पुण्यतिथि है। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। गरम दल के नेता रहे लोकमान्य तिलक के अविस्मरणीय योगदान ने देश के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदलकर रख दी थी। तिलक का वो नारा आज भी पूरी दुनिया में बार बार दोहराया जाता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर भारत उन्हें नमन करता है। उनकी बौद्धिक समझ, साहस, न्याय की भावना और स्वराज के विचार लगातार प्रेरणा दे रहे हैं। उनकी पुण्यतिथि पर ICCR द्वारा लोकमान्य तिलक पर आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकमान्य तिलक को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि तिलक के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 100 साल पहले थे। 100 साल समाप्त हो रहे हैं उनकी मृत्यु को, मगर आज भी उनका व्यक्तित्व, उनका काम, उनका विचार और उन्होंने शुरू की हुई परंपरा आज भी इतनी ही रिलेवेंट दिखती है, इतनी ही प्रासंगिक दिखती है जितनी 100 साल पहले थी। यही बताता है कि वो कितने दूरदर्शी नेता थे। भारत को समझने वाला, भारतीय जनमानस को समझने वाला और भारतीय संस्कृति के आधार पर भारत की आजादी की और भारत की विकास की नींव कैसे रखी जा सकती है, उसका दिशा देने वाला एक व्यक्तित्व था। अमित शाह ने कहा कि लोकमान्य तिलक हमेशा स्वभाषा का आग्रह करते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में इसे महत्व दिया गया है। आपने स्वभाषा का जो तिलक महाराज का जो अभियान था, स्वभाषा का तिलक महाराज का जो आग्रह था, कांग्रेस के अधिवेशनों में सब लोग
उस वक्त भाषांतर की व्यवस्था न होने के बावजूद भी अपनी अपनी भाषा में बोले, इसका आग्रह वो करते थे। उसको नरेंद्र भाई अभी जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं उसमें संस्कृत और भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए और इसके आधार पर देश के नए विकास का नक्शा खींचने का जो काम करा है, इसके साथ भी आज मुझे लगता है वेबिनार तिलक महाराज की सभी गुणों को आने वाले नए भारत की रचना के साथ जोड़कर मुझ जैसे कई कार्यकर्ताओं को, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने का काम करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्थानांतरण नीति में रक्षाबंधन के अवसर पर महिला कर्मचारियों को स्टेशन का विकल्प चुनते समय बड़ी राहत प्रदान की है। इसके तहत अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा महिला कर्मचारी को अब पहले जनरल ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में विवाह के बाद उनसे विकल्प मांगा जाएगा तथा नवविवाहिता या अन्य उक्त श्रेणी की महिला कर्मचारियों को उसके विकल्प के अनुसार 3 वर्ष के लिए पहला स्टेशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आज यहां विभिन्न विभागों की तैयारी की जा रही ऑनलाइन स्थानांतरण नीति की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। निर्णय के अनुसार विवाह उपरांत नवविवाहिता, तलाकशुदा के मामले में उसके पहले विकल्प का स्टेशन 3 वर्षों तक दिया जाएगा। उसके बाद महिला कर्मचारी यदि ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेती है तो उसके विकल्प के अनुसार पहला, दूसरा या तीसरा स्टेशन दिया जाएगा। इसी प्रकार 100% दिव्यांग या 80% लोकोमोटिव दिव्यांग कर्मचारी को स्थानांतरण नीति के अनुसार पहली पसंद का स्टेशन दिया जाए। हरियाणा रोडवेज डिपार्टमेंट में आज से ड्राइवर कंडक्टर के ट्रांसफर की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी शुरू हो गई है। इसके तहत परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद स्थित अपने कार्यालय में 565 चालकों और 376 परिचालकों का ट्रांसफर किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि अब अपनी मनमर्जी के स्थानों पर चालक व परिचालक इस पॉलिसी के तहत ट्रांसफर करवा सकेंगे। ट्रांसफर के लिए उन्हें चंडीगढ़ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी है जिसपे लोग कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, जिनको अपनी मर्जी से अपना जिला, अपना स्टेशन चुन सकते हैं। उनको 3 ऑप्शन दी हैं और पहली पॉलिसी की हमने शुरुआत हरियाणा रोडवेज में आज अपने ऑफिस से, कार्यालय से शुरुआत करी है। आज 375 कंडक्टरों की हमने शुरुआत करी है और 565 ड्राइवरों की हमने आज शुरुआत करी है। आज एक ही क्लिक से ये सारे ट्रांसफर आ जाएंगे। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। रिंग में अंडरटेकर से लेकर बड़े बड़े सूरमाओं को पटकनी दे चुके दलीप सिंह द ग्रेट खली करनाल के समान बाहू गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान तैयार करेंगे। इसके लिए उन्होंने यहां रेसलिंग अकादमी खोलने का निर्णय लिया है। इसे लेकर वो लगातार हरियाणा सरकार से भी मुलाकात कर रहे हैं। खली का कहना है कि हरियाणा में खेलों के प्रति जबरदस्त जुनून है। परिवार बच्चों को पूरा सपोर्ट करते हैं। खेलों के प्रति इसी जुनून को देखकर ही यहाँ अकादमी खोलने का मन बनाया है। अकादमी खोलने का उनका मकसद नशे को खत्म करके युवाओं की खेलों में रुचि बढ़ाना है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आगे लेकर जाना है। खली के अनुसार स्पोर्ट्स ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे नशे पर कंट्रोल किया जा सकता है और युवाओं को एक अच्छी दिशा में लेकर जाया जा सकता है। जितने भी मेरे पास वहाँ पर जलंधर में है स्टूडेंट है, सीखने वाले, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो हरियाणा के, तो उसको देख के मैंने यहाँ पर खोली और उससे बहुत फ़ायदा होएगा। जो युवा है वो उनको बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग नशे को जा रहे हैं वो नशे से कन्वर्ट होकर मतलब इधर गेम करेंगे। अगर गेम करेंगे तो अपना एक सभी मतलब हिंदुस्तानियों को फ़ायदा होगा, हिंदुस्तान के लिए मेडल लाएंगे। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के अभियान वंदे मातरम मिशन का 5वां चरण आज से आरंभ हो रहा है, जो 31 अगस्त 2020 तक चलेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि वंदे भारत मिशन के विभिन्न चरणों में 8,45,000 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। मिशन के 5वें चरण में 1200 उड़ान और संचालित किए जाने की योजना है। वंदे भारत मिशन में 6 मई से 30 जुलाई 2020 की अवधि में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के जरिए विदेशों में फंसे 2,67,436 यात्री और अन्य चार्टर्ड विमानों से 4,86,811 यात्री वापस लाए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस चरण में जिन देशों के भारतीयों को वापस लाया जाएगा उनमें खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, इजराइल, यूक्रेन और किर्गिस्तान शामिल हैं। इन उड़ानों से देश भर के 21 हवाई अड्डों पर विदेश में फंसे लगभग 1,30,000 भारतीयों को लाया जाएगा।
और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि 21वीं सदी की तकनीक को साथ लेकर शिक्षा पर ध्यान देना होगा। प्रभावी रहने के लिए भारत को तेजी से होगा बदलना। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर गतिविधियों की अनुमति देने संबंधी दिशा निर्देश आज से लागू। जिम खोले जा सकेंगे। शिक्षण संस्थानों के खोलने पर अभी रोक रहेगी जारी। EGIMS रोहतक का दावा, कोरोना संक्रमण के इलाज में हेपेटाइटिस बी की दवा हो सकती है कारगर। शोध के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से कोरोना मरीजों पर प्रयोग की मांगी अनुमति। और हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन से पूर्व महिला कर्मचारियों को दिया तोहफा। ऑनलाइन ट्रांसफर में चुन सकेंगे अपना मन चाहा स्टेशन। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।